तो कुछ ले दे करके दो चार बातें बची हैं, वो भी पूरा अपन पढ़ लेते हैं। वो स्कंदगुप्त जो है, इसके बाद में कौन शासक बना, यही महत्वपूर्ण बात है। तो बताओ, स्कंदगुप्त के बाद में शासक कौन बना, बताओ। तो इनका शासक बनने का जो क्रम है, एक तो वो मैं बताऊंगा, एक स्कंदगुप्त के समय जितने भी कॉइन मिले, कॉइन सिक्के, उन सिक्कों में सोना कम है, हाँ मिलावट है, सोने में तांबा मिलाकर के सिक्के बनाए गए। इसका मतलब व्यापार वाणिज्य का पतन होना, आर्थिक समृद्धि कमजोर पड़ना, यह संकेत है। तो यह बात लिख दो, लिखो फटाफट, लिखें। स्कंदगुप्त के स्कंदगुप्त के सिक्कों, हाँ स्कंदगुप्त के सिक्कों में अत्यधिक मिलावट, अत्यधिक मिलावट पाई गई, पाई गई है। शुद्ध सोने या चांदी के सिक्के प्राप्त नहीं होते। स्कंदगुप्त ने वृषभ प्रकार के सिक्के चलाए, वृषभ प्रकार के सिक्के चलाए। तो वृषभ बोले तो सांड, बोले तो नंदी, बोले तो शिव, समझ गए। यानी ये भी शैव धर्म को ही स्वीकार करता था, शैव धर्म को स्वीकार करता था। तो दोस्तों अब बात सुन लो, ये है स्कंदगुप्त। इसका समय कितना दोस्तों, 455 से 467 तक। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा शासक बना, जिसका नाम है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त का समय 467 से लेकर 476 ईस्वी तक। तो हाँ, तो ये लिस्ट बनाते जाओ, पुरुगुप्त, और पुरुगुप्त के बाद में बुधगुप्त, बुधगुप्त, ये 476 से लेकर 489 तक। ये जो बुधगुप्त है दोस्तों, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को
दान दिया। बुद्धगुप्त के बाद में भानुगुप्त, इसका समय 489 से 511 तक। लिख दिया। अब इस भानुगुप्त के समय हुणों का एक और शानदार अटैक हो गया। तो हुण नेता इस समय है तोरमान। तोरमान ने या के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। अब ये हुण भी बदमाश थे, बहुत ज्यादा। जीत लिया किसने, बता बावली। इसमें भानुगुप्त ने युद्ध किया। भानुगुप्त का सेनापति गोपराज था। कौन था? गोपराज। दोनों युद्ध लड़े, लेकिन भानुगुप्त की हार हुई। हुण जीते और इसमें हुणों ने इस गोपराज की इसमें मृत्यु हो गई, मार दिया। गोपराज की क्या हो गई? मृत्यु। इस भानुगुप्त ने अपने सेनापति की मृत्यु के बाद, सेनापति की मृत्यु के बाद एक लेख लिखवाया जिसको भानुगुप्त का एरण अभिलेख कहते हैं। इस एरण अभिलेख जो 510 ईस्वी में लिखवाया गया था, इसमें लिखा गया कि गोपराज की मृत्यु हुई और उसकी जो पत्नियां थी, बोले तो रानियां थी, पत्नी नहीं पत्नियां, समझ रहे हो ना? हाँ, तो पत्नियां वो गोपराज के साथ साथ सती हो गई। तो सती होने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का पहला अभिलेख भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इसमें पहली बार सती प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। ये शुरुआत है। ये सती प्रथा पहले भारत में नहीं थी। भारत में तो विधवा विवाह के लिए वेदों में खूब लिखा हुआ है। सती प्रथा मध्य एशियाई प्रथा है और ये हुणों के साथ भारत आई थी। बाद में राजपूतों में इसका प्रचलन था। जौहर का हो या सती प्रथा, इसका प्रचलन राजपूतों यानी हुणों में था और हुण इसको मध्य एशिया से लाए थे और इसी समय इसका प्रचलन होता है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेख ये साक्ष्य एरण अभिलेख है 510 ईस्वी का। इससे पहले भारत में किसी भी युद्ध में कभी भी कोई भी सती होने का उल्लेख किसी भी ग्रंथ और साक्ष्य से प्राप्त नहीं होता, लेकिन पहला साक्ष्य। ठीक है, तो मैं भानुगुप्त में लिखवाऊंगा आपको, लिखेंगे आप, लिखें। इसके समय तोरमान के नेतृत्व में
इसके समय तोरमान के नेतृत्व में हुणों ने आक्रमण किया। हुणों ने आक्रमण किया। तोरमान ने आक्रमण किया, सॉरी, हुणों ने आक्रमण किया, लिख दिया, आक्रमण किया। भानुगुप्त की पराजय हुई। भानुगुप्त की पराजय हुई। भानुगुप्त का सेनापति और मित्र, भानुगुप्त का सेनापति और मित्र अरे आवाज मत करो भाई, चुपचाप खड़े रहो। तो मैंने बताया आपको कि हाँ, भानुगुप्त का सेनापति और मित्र गोपराज लड़ते हुए मारा गया। सेनापति और मित्र गोपराज लड़ते हुए मारा गया। मारा गया, हाँ जी, लड़ते हुए मारा गया, लिख दिया। ओके, आगे लिखे। भानुगुप्त के एरण अभिलेख, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से जानकारी मिलती है जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त, सॉरी, जानकारी मिलती है कि गोपराज, जानकारी मिलती है कि गोपराज की स्त्रियां पत्नियां, कुछ भी लिख दे रहे भाई, हाँ, लुगाई लिख दे, लुगाई नहीं, लुगाइयां, हाँ, स्त्रियां सती हुई। सती प्रथा का, सती प्रथा का यह पहला अभिलेखी प्रमाण है। ओके, अब दोस्तों इसके बाद नरसिंह गुप्त बालादित्य, अगला शासक कौन है? नरसिंह गुप्त बालादित्य। इसका टाइमिंग क्या है कुछ नहीं पता। नरसिंह गुप्त बालादित्य का समय सही नहीं है, इसलिए इसको टाइम लिखना है मत। ये वास्तव में देखा जाए तो मगध या फिर पाटलिपुत्र का अंतिम शक्तिशाली शासक था। तो उतार लो, अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसने मिहिर कुल
के नेतृत्व में हूणों को पराजित किया था। यह बौद्ध था। ये बौद्ध था, लिख दिया। ओके, तो बात ये है कि मीरकुल है ना, मीरकुल हुणों का बहुत बड़ा नेता था, तोरमान का पुत्र था। तोरमान कौन था? अरे हुणों का सेनापति अभी तो बताया था, बावड़ो। ये देखो यहां तोरमान बैठा। तो तोरमान का बेटा बड़ा शक्तिशाली मीरकुल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो हूण आए थे, इन हूणों ने बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। माउंट आबू में मैंने बताया था। और शिव को मानते थे। ये प्राचीन समय के जो हूण जो आए थे, जो राजपूत बने थे, वो शिव को मानते थे। आपको मैं बता दूं कि मेवाड़ में है ना, मेवाड़ में शिव को इतना माना जाता था कि मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी जो हैं, शिव जो हैं, उन्हीं को मेवाड़ का राजा मानते थे, खुद को उनका दीवान मानते थे। एकलिंग जी को ही शासक मानते थे वो। तो चूंकि शैव धर्म को अपनाया था इन्होंने, और इसलिए ये शिव धर्म पर, शैव धर्म पर बल देता था और बौद्ध धर्म से नफरत करता था। कौन? मीरकुल। यदि किसी ने विराटनगर में किसी ने कोई गया हो और बीजक की पहाड़ी देखी हो, तो उसका विध्वंस मीरकुल का यूं क्यों नजर आता है। बीजक की पहाड़ी पर अशोक के कोई 4 स्तंभ सभी तोड़ दिए गए थे, एक बचा था छोटा सा बाबरू वाला, आज भी टूटे हुए पड़े। तो जो बीजक की पहाड़ी है, यदि मान लो इसमें यदि हो तो मैं दिखाता हूं, देखो। बिल्कुल ये है पूरा का पूरा। तो ये देखो दोस्तों, बीजक की पहाड़ी पर, ये नीचे ये विराटनगर कस्बा है दूर, और ये भी पहाड़ है, और ये पहाड़ के ऊपर का है ये अशोक का स्तूप टूटा हुआ, इसे मीरकुल ने तोड़वा दिया और ये चट्टानें बिखरी पड़ी हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो। इनके साथ साथ ये अभिलेख, ये तो वीडियो है, छोड़ो। ओके, ये अभिलेख पढ़े जो मीरकुल ने तुड़वा दिए थे। ये भी वीडियो ही है, खैर कोई ना। ये अभिलेख जो टूटे पड़े हैं, पता नहीं क्यों लोगों ने डाला नहीं है। और ये वाले जो टूटे हुए अभिलेख हैं दोस्तों, ये देखो, ये मीरकुल ने तोड़वाया। बहुत ऊंचे ऊंचे अभिलेख थे। ये बीजक की पहाड़ी का दूसरा व्यू है, और ये उस पहाड़ के ऊपर जो है ये बनाए हुए, ये तोड़े हुए, ये यहां पर विहार था और ये स्तूप था, और ये वो रास्ता है, और ये रहा अभिलेख। ये इस प्रकार के जो चट्टानें तोड़ तोड़ करके टुकड़े किए गए हैं, इसके नीचे तो लोगों ने हनुमान जी का मंदिर बना रखा है।
और वहां आजकल लोग जाते हैं ना, वो हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं ये है क्या, बोले कुछ नहीं, हनुमान जी है, महाराज है। तो बहुत ज्यादा अभिलेख या बीजक की पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। और ये रास्ता उस समय मौर्य काल में बनाया गया था, बैराट में, विराट नगर में, और पहाड़ के ऊपर ये बनवाए गए थे, बहुत ऊंचाई पर। ये स्तूप है जो मैंने आपको बताया था, गोलाकार अंडाकार, ये गोलाकार चैत्य के अवशेष। बाद में इसको नष्ट करने वाला, तो ये दूर, ये यहां पहाड़ियां, और ये इसके ऊपर बीजक की पहाड़ी। तो ये महाराष्ट्र के भी दिखा दिए इसने यहां पर, ये वाला यहां तक बीजक के शायद। अच्छा, ये भी महाराष्ट्र का आ गया, यहां से आ गया, लेकिन ये बीजक है। ये जो है यहाँ की ईंटें भी एकदम चौकोर ईंटें हैं, मौर्य कालीन जो ईंटें हैं बिल्कुल चौकोर है। तो बात आप समझे, इसी मिहिर कुल ने नष्ट किया था विराट नगर को, क्योंकि विराट नगर बौद्ध धर्म को अपनाता था और भारत का बहुत ही समृद्ध नगर था, लेकिन मिहिर कुल ने नष्ट किया था। तो एक छोटा सा नोट डाल दें, आखिरी बात है, 2 नोट डालो, खत्म। 2 नोट डालो। नोट नंबर 1, मिहिर कुल ने शैव धर्म अपनाया, शैव धर्म अपनाया। मिहिर कुल ने शैव धर्म, शिव धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। विराट नगर में बीजक की पहाड़ी के स्तूप विहार, स्तूप विहार एवं अशोक के अभिलेखों को नष्ट करवाया। नष्ट करवाया। लास्ट नोट डाल दो। अंतिम गुप्त शासक, अंतिम गुप्त शासक कुमार गुप्त तृतीय, कुमार गुप्त तृतीय या उसके पुत्र विष्णुगुप्त को माना जाता है। लिख दिया? ओके। तो अपना गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास खत्म। अब हेडिंग डाल दो, प्रशासन। गुप्त प्रशासन फटाफट डाल दो हेडिंग। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मौर्य काल की तरह का नहीं है, बहुत छोटा है। मौर्य काल में बहुत बड़ा था। मैंने तुम्हें बताया था मौर्य काल पढ़ाते समय कि सबसे बड़ा प्रशासन मौर्य काल का है, गुप्त काल का सबसे छोटा। क्योंकि गुप्त काल जो है ना, वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का काल है, जबकि मौर्य काल केंद्रीकरण का काल। तो ये कुछ बातें अपन पढ़ेंगे। गुप्त प्रशासन, तो एक तो ये जो समय है गुप्त काल,
में विकेंद्रीकृत प्रशासन था, विकेंद्रीकृत प्रशासन था। गुप्त काल को या गुप्त काल में सामंतवाद की शुरुआत हुई। सामंतवाद जानते हो क्या? सामंतवाद नहीं जानते? सामंतवाद की शुरुआत हुई जैसे राजा, महाराजा, महाराज अधिराज, अर्थात प्रशासकों के बजाय ऊपर राजा, नीचे राजा, उसके नीचे राजा, इस प्रकार आनुवंशिक राजतंत्र, सामंत, महासामंत, जागीरदार, तो ये व्यवस्था शुरू हुई। तो फटाफट ये दोनों बना दो, फटाफट बनाओ। ये आपको सामंतवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विकेंद्रीकृत प्रशासन कौन सा था और सामंतवाद कब शुरू हुआ, और सामंतवाद का स्वरूप राजा, महाराजा और महाराज अधिराज का था। तो ये आप देख लें। आप जो भी जाना चाहते हो, गेट पीछे वाला खुला है। हाँ, ये जो है सबसे ऊपर जो होता था राष्ट्र, तो ये तो किसका होगा मालिक? राष्ट्र का। तो ये तो मालिक किसका होगा? राष्ट्र का। ये राज्य जिसे देश या भुक्ति कहा जाता था, और ये जिला, और जिले को क्या कहते थे? विषय। राजा एक जिले में एक होता था, राज्य पर एक महाराजा और पूरे देश पर महाराज अधिराज। विषय का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जिला। देश या भुक्ति का मतलब क्या हो गया? राज्य। और ये राष्ट्र है ही। लिख दिया? लिख दिया? तो अब बात ध्यान से सुन लो। जब क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत में सामंतवाद का विकास किसने किया, तो समुद्रगुप्त ने। क्योंकि सबसे पहले मैंने पढ़ाते समय भी कहा था आपको कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत जीता था ना। 12 राजाओं को जीत करके, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी कि जीत करके और उन्हें रस्सियों से बांध करके और अपने सिंहासन के नीचे कदम में पटक दिया, और फिर देलात देलात, और उन्हें पूछा कि बोल तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या? बताया था ना मैंने। फिर उन्होंने कहा साहब छोड़ दो ना, तो उन्होंने छोड़ दिया। नीति कौन सी थी? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह। मोक्ष का मतलब उन्हें मुक्त कर देना, और अनुग्रह का मतलब उनके राज्य भी लुटा देना। तो उसने खुद तो महाराजा अधिराज बन गया, उसके नीचे वे महाराजा बन गए, तो वो जिम्मेदार था सामंतों के लिए। तो ये बात नीचे लिखेंगे आप। समुद्रगुप्त के द्वारा
हाँ, इसी को डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ भी एडिंग नहीं डालने। समुद्रगुप्त के द्वारा विजित राजाओं को, समुद्रगुप्त के द्वारा विजित के द्वारा विजित राजाओं को, जीत में बड़ा आएगा ना जी, विजित राजाओं को अपनी अधीनता में अपने अधीनता में अधीनस्थ शासक बनाए रखा गया। इसी कारण सामंतवाद या भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुई। ठीक है जी। इन मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था, तू बता बावड़े? अमात्य। अमात्य क्या कहते थे? तो लिखो मंत्री परिषद सदस्यों को, हाँ इसी में लिखते जाओ आप तो, अमात्य। मंत्री परिषद सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। मंत्री परिषद सदस्यों को अमात्य कहा जाता था, कहा जाता था। लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको याद भी करवा दूंगा। ये 5-7 नाम है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो, 10 मिनट का भी नहीं है प्रशासन, जो है बस उसे समझ लो। क्वेश्चन यही आएगा कि सामंतवाद जो है ना, विकेंद्रीकरण जो है ना, वो पूछा जाएगा बस। यहां ना तो तुम्हें केंद्रीय अधिकारी ना प्रांतीय अधिकारी, मन रट्टे नहीं लगवाने वाला। मौर्य काल प्रशासन में तो मौर्य काल जिसने याद कर लिया ना, वो सब याद हो जाता है। तो मैं याद भी करा दूंगा, 5-7 नाम है, तुम लोग लिखना शुरू कर दो। एक तो होता था दोस्तों प्रतिहार। तो प्रशासन में सबसे पहले कौन है? प्रतिहार। प्रतिहार तो लिख दो, प्रतिहार का मतलब है अंतःपुर रक्षक, यानी कि जो रानियां रहती थी ना, उनके महल के गेट पर खड़ा रहता था। अंतःपुर सुरक्षा प्रमुख। अंतःपुर सुरक्षा प्रमुख। प्रतिहार। तो ये जो हूण आए थे ना शुरू में, हारने के बाद में इनको गुप्तों ने अपने महलों में रक्षा का काम दिया था, इसलिए वो प्रतिहार कहलाए थे हूणों को। तो राजपूतों में एक वंश बना ना प्रतिहार, गुजर प्रतिहार जिसको कहते हैं, उसके पीछे का कारण यही था। उन्हें प्रतिहार क्यों कहा गया? क्योंकि शुरू में हारकर वो गुप्तों की नौकरी किया करते थे। तो दूसरा है दोस्तों महाप्रतिहार। पहला प्रतिहार है यानी छोटा सुरक्षा अधिकारी, दूसरा महाप्रतिहार अर्थात राजमहल
का सुरक्षा प्रमुख। तो प्रतिहार तो रानियों वाले महल की रक्षा करेगा और महाप्रतिहार पूरे के पूरे राजमहल की रक्षा करेगा। अब सेना का अधिकारी क्या कहलाएगा, तू बता बावले। अरे सेना का मतलब ताकत, ताकत का मतलब बल, और छोटा मोटा बल तो तुझ में भी है, सब में है, मुझ में भी है, लेकिन वो महाबली होते हैं जिनमें बल होता है, तो महाबलाधिकृत। तो तीसरा अधिकारी है महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत अर्थात सैन्य प्रमुख, सैन्य प्रमुख। तो महाबलाधिकृत, ये देखो नाम ऐसे हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सेना का मतलब बल है, बल का मतलब महाबल, महाबली, महाबलाधिकृत, ठीक है। अब न्यायाधीश को क्या कहेंगे, वर्तमान में जो कहते हैं दंडनायक या महादंडनायक, दंड देने का काम करेगा उसको क्या कहेंगे, दंडनायक या महादंडनायक। तो 4 नंबर पे लिख दो महादंडनायक, महादंडनायक अर्थात न्यायाधीश, न्यायाधीश को महादंड नायक। तो महादंड नायक किसका नाम है, ओके। एक हरिसेन को मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, हरिसेन समुद्रगुप्त का दोस्त था, उसके साथ मैंने लिखवाया था संधि विग्राहक, लिखवाया था। तो वो भी एक पोस्ट थी उसके पास में। तो संधि विग्राहक, इसका मतलब दोस्तों युद्ध एवं शांति की संधि करने वाला अधिकारी। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में नाम मिलता है हरिसेन, हरिसेन। अब आप बताओ, जो कानून व्यवस्था वाले पुलिस अधिकारियों को क्या कहते थे, पुलिस का प्रमुख कौन होता था। पुलिस का मतलब पकड़ना, पकड़ना किसमें, पास में। तो दंड पासिक, पास का मतलब जैसे नाग पास, पास का मतलब जैसे रस्सी से किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको पास बोलते हैं। तो दंड पासिक, दंड पासिक, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पुलिस प्रमुख। दंडपासी का मतलब है दोस्तों पुलिस प्रमुख। पुलिस प्रमुख लिख दिया, अब याद कर लो इनको। मुझे लगता है याद हो गए होंगे। बहुत सिंपल है, देखो जी, मंत्री परिषद के मंत्री जो हैं उन्हें अमात्य कहते हैं, अमात्य। प्रतिहार का मतलब क्या है, अंतःपुर का प्रमुख। और महाप्रतिहार किसका प्रमुख, मैं जान ही नहीं दूंगा, बंद मत करो, अभी एक नोट लिखाऊंगा। हाँ, तो अंतःपुर का यानी रानियों वाली रक्षा करने वाला सुरक्षा अधिकारी कौन है, और पूरे राजमहल की रक्षा करने वाला। और सेना का प्रमुख कौन होगा, और पुलिस प्रमुख कौन होगा। हाँ, पर देख देख के बोल दो तुम तो।
अरे बोलो। तो पुलिस प्रमुख कौन? सेना प्रमुख कौन? बोलो रे। और रानियों वाले महल का प्रमुख कौन? और संधि करने वाला और युद्ध करने वाला अधिकारी कौन? ओके। और न्यायाधीश कौन होता था? आज भी दंडनायक होता है, उस जमाने में भी दंडनायक था, तो दंडनायक। ओके। अब एक सातवां लिख दो, अक्ष पटलाधिकृत। नहीं लिखोगे? चलो तो कल लिख देंगे। अरे अभी तो 3-4 पढ़े तो कल लिख देंगे आराम से। नमस्कार।